नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आपकी परीक्षा में की समय बहुत कम बचा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि 2018 में जो क्वेश्चन पेपर आया था तो उसमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2018 का जीएस का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न थे, यानी कि टॉपिक वाइज अगर देखा जाए तो आपको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है और कौन सा टॉपिक सबसे कम करके। और यहाँ पर हमने सारे यहाँ पर जो चैप्टर थे उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि एक एनालिसिस होगी और इसके बाद सभी 30 प्रश्नों को हम देखेंगे बिल्कुल अपडेटेड 2025 के डेटा के अनुसार। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि 2018 का जो पेपर ये आपका आया था इसमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर पूरी एनालिसिस करके हमने एक टेबल तैयार किया है। तो 2018 में जो परीक्षा हुई थी दोस्तों, तो कुल मिला के जो 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, तो देखा जाए तो हिस्ट्री और कल्चर से 5 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। ठीक है, एग्रीकल्चर से 4 प्रश्न थे, जनरल साइंस से 4 प्रश्न थे और ज्योग्राफी और डेमोग्राफी से 4 प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही साथ करंट अफेयर के 4 प्रश्न, इंडियन पॉलिटी से 3 प्रश्न, मैथमेटिक्स से भी 3 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है यहाँ से 2 प्रश्न, इकोनॉमी या सोशल इश्यूज से 1 प्रश्न। इस प्रकार से आपके 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। अब आप एक बात और भी देखिए कि आप जनरल साइंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और इन्वायरमेंट हो गया, इसको अगर आप मिला के देखें तो लगभग सर्वाधिक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो हिस्ट्री और कल्चर में जो 5 प्रश्न बने थे, अगर उनके बारे में देखें तो वैदिक टर्म्स, साथ ही गुप्ता पीरियड और मौर्यन जो काल रहा था वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत से भी प्रश्न बने थे और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि जो पंचायती राज मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ से भी प्रश्न पूछे गए थे। इतिहास के अंतर्गत था लेकिन इसे आप पंचायती राज में भी जोड़ सकते हैं क्योंकि वही चीज़ है, रिपन वाला। ठीक है, 1882 वाला। फिर एग्रीकल्चर में क्या क्या पूछा गया था, तो एक सिग्निफिकेंट पार्टीशन ऑफ द पेपर फोकस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्रॉप, यानी कि फसल और उनकी जो वेराइटीज़ हैं और जो उनकी विधियां होती हैं वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। तो फसलों पर आधारित प्रश्न थे। इसके अलावा देखा जाए तो बायोलॉजी से जो प्रश्न बने थे उसमें रोग आधारित प्रश्न पूछे गए थे, फिजिक्स पर भी प्रश्न पूछे गए थे और जो आविष्कार हुए हैं जैसे कि आपका कंडक्टिविटी हो गया, सैटेलाइट हो गया और इंस्ट्रूमेंट हो गया, यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। ज्योग्राफी और डेमोग्राफी से जो 4 प्रश्न पूछे गए थे तो इनका जो एरिया रहा था वो ऑयल रिफाइनरीज भारत में कहाँ कहाँ पर है, वर्ल्ड रिवर के बारे में क्वेश्चन था, सेंसस 2011 डेटा के अनुसार प्रश्न पूछा गया था और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड से प्रश्न पूछे गए थे। करंट अफेयर में देखा जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से क्वेश्चन था, मिलिट्री एक्सरसाइज से प्रश्न था। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स हुए थे वहाँ से प्रश्न थे और जो आपके सूचकांक होते हैं वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। पॉलिटी में क्या क्या पूछा गया था, तो फोकस्ड ऑन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, साथ साथ गवर्नमेंट ओथ और पंचायती राज। तो पंचायती राज से यहाँ पर देखेंगे ना 2 से 3 प्रश्न तो केवल पंचायती राज में ही पूछे गए थे पॉलिटी के अंतर्गत, जो कि टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक डिटेल लेक्चर भी आपका हो चुका है। मैथ से 3 प्रश्न पूछे गए थे, तो इसमें हेक्सागन का एरिया पूछा गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्वायरमेंट से 2 क्वेश्चन थे, बायोमास और नेशनल पार्क, और साथ साथ इकोनॉमी का केवल एक क्वेश्चन था, माल्थस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन था ये हमने यहाँ पर देखा। अब आइए देखते हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, और चलिए आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन था कि किस ग्रंथ में ये कहा गया कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। तो ये बात कहाँ पर कही गई है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या था, श्वेताश्वर उपनिषद, गोपद ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद या फिर शतपथ ब्राह्मण। तो इसका जो आंसर था ये विकल्प डी था। ठीक है ना, विकल्प डी शतपथ ब्राह्मण में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना था। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम यहाँ पर आपको मैच कराना था। और ये जो कूट यहाँ पर दिया गया है इसी कूट से आपको यहाँ पर आंसर करना था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसको मैच कराना था। तो ये कुमार देवी, ठीक है, कुमार देवी जाके आपका यहाँ पर मैच हो रहा है। ए का जो है ये 3 से मैच होगा। इसके बाद बी का 1, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था,
तो इनका नाम था कुबेर नागा। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? कुबेर नागा था। और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था अनंत देवी। तो इस प्रकार से ये आपका मैच हो रहा था, यानी कि जो 3 1 2 4 वाला विकल्प सी था ये आपका करेक्ट था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र, आपको पता ही है अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था, उनका एक नाम कौटिल्य भी था। तो कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट था कि यह भारतीय शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। तो ये पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन था कि इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो क्योंकि कौटिल्य ने किताब लिखी है तो ऐसा तो संभव ही नहीं है, तो इसमें तो उल्लेख मिलता है, यानी कि केवल एक वाला विकल्प आपका सही है, दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर गलत है। उत्तर इसका ए था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया था? तो देखो फ्रेंड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। आपके ऑप्शन में थे इब्न बतूता, अलबरूनी, फरिश्ता और अबुल फजल। तो देखो ये आंसर था आपका इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। आपको ये भी पता है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। ठीक है, याद रखिएगा इब्न बतूता आया था कहाँ से? तो यह कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। और कब आया था? तो 14वीं शताब्दी में आया था। कहाँ पर? दिल्ली में आया था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, इसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है रिहला। इसी किताब में इसने ये लिखा है कि दुनिया के सबसे बड़े और सभ्य शहरों में और भव्य शहरों में दिल्ली एक है। तो ये बात इसने कही थी रिहला नामक किताब में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज का क्वेश्चन ये आ गया आपका पॉलिटी के अंतर्गत, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक दोस्तों कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, यानी कि आपका जो विकल्प बी है ये आपका करेक्ट है। 1882 में जो उसने एक डिस्कशन किया था और एक तरीके से एक रूल पास किया था, उसके अंतर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो दोस्तों आपको पता ही है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो यहाँ पर जो आपका आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 61 है उसके मुताबिक 14 दिन पहले पूर्व सूचना आवश्यक है, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर सही था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प बी करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? यहाँ पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? तो देखो जो आर्टिकल 159 है आपका, जो अनुच्छेद 159 है 159, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो राज्यपाल होंगे उनको पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? तो जो राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। और ये बात कहाँ पर लिखी गई है? अनुच्छेद 159 में। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? तो आपको पता ही है अशोक मेहता ने क्या कहा था कि पंचायती राज जो होंगे वो दो स्टेज पर होंगे, जबकि BR मेहता समिति ने कहा था कि पंचायती राज जो होंगे वो 3 स्तर पर होंगे। तो ये जो बात कही गई, तो पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का जो विवेचन है दोस्तों ये मिलेगा आपको भाग 9 में, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है ना। ये देखिए पंचायती राज से आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? दोस्तों जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ पर स्थित है? में भी आपको लग सकता हो कि सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी तो किसी जो है खाड़ी देश में होगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। दुनिया की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है ऑयल रिफाइनरी वो भारत में स्थित है, भारत के जामनगर में, जो कि गुजरात में स्थित है। तो जामनगर गुजरात, यहाँ पर तो तेल शोधनशाला है आपका। इसके अलावा देखेंगे दोस्तों तो केरल में जो कोच्चि नामक स्थान है वहाँ पर भी आपको ऑयल रिफाइनरी देखने को मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में भी है। तो अब इसका उत्तर आप कन्फर्म हो गए होंगे। इसका आंसर क्या बनेगा? छत्तीसगढ़। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर तेल शोधनशाला यानी कि ऑयल रिफाइनरी नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों को मिलाकर यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया। ये टफ क्वेश्चन था।
इतना आसान नहीं होता कि हम विदेशों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी रखें। हमारे मन की भी एक सीमा होती है, मस्तिष्क की भी होती है। तो देखो बात यहाँ पर ये था कि हंटर रिवर, फ्लैंडर्स रिवर और गिलबर्ट रिवर, ये तीनों नदियाँ जो हैं ऑस्ट्रेलिया में हैं। ठीक है, मुझे भी पता नहीं था और लेकिन फिर भी पता करना पड़ा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर जो ऑरेंज रिवर है दोस्तों, ये ऑरेंज रिवर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मिलेगा आपको दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली नदी है ऑरेंज रिवर, यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर विकल्प सी हो गया। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो जनसंख्या घटी थी, कहाँ पर घटी थी? ये तो बहुत चर्चा में रहा, बार बार प्रश्न पूछा गया, नागालैंड। ठीक है, और कितनी घटी थी? तो ये था आपका -0.58% के हिसाब से घट गई थी नागालैंड में जनसंख्या। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था, और देखो ये एकमात्र क्वेश्चन आ रहा है आपका जो पूछा गया था अर्थशास्त्र पर, कि माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो माल्थस क्या कहते हैं कि अगर जनसंख्या का नियंत्रण करना है तो हमें बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा, जन्म नियंत्रण करना पड़ेगा। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा एक जीवोम नहीं है? अब जीवोम नहीं है, देखो जो इकोसिस्टम होता है उसी के अंतर्गत आता है आपका बायोम या जीवोम। ठीक है, तो यहाँ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये कोई जीवोम नहीं होता है, इकोसिस्टम। और इसका मतलब क्या होता है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव जो हैं, जिनमें पौधे भी आएंगे, जानवर भी आएंगे, सूक्ष्म जीव भी आएंगे और उनका जो भौतिक पर्यावरण है वो भी आएगा, तो इनका एक समुदाय होता है जिन्हें कहते हैं आप इकोसिस्टम। तो उत्तर था इसका विकल्प सी, ये एक जीवोम नहीं है, इकोसिस्टम जीवोम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों बिल्कुल पता होगा आपको कि ये मिलेगा आपको कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी लखीमपुर खीरी में की गई थी 1977 में। तो ये कहाँ पर स्थित है? आपको मिलेगा, आपको कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में मिलेगा आपको। लेकिन दोस्तों ये जो है ना प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत एक बाघ अभयारण्य भी बनाया गया है। तो इसे बाघ अभयारण्य की संज्ञा कब मिली थी? तो याद रखना 10 साल के बाद, यानी कि 1987 में। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, यानी कि ये देखो चौथे की बात हो रही है, 4th राउंड। अब तक तो आपका जो 5th राउंड है ये भी आ चुका है, उसमें भी हम करेंगे अपडेट आपको। लेकिन देखिए यहाँ पर जो 4th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, तो उसमें जो TFR है यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, वो कितना था? तो दोस्तों उस समय था 2.2। ठीक है ना, 2.2। लेकिन दोस्तों अब जो लेटेस्ट TFR है, यानी कि आपका जो 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, उसमें जो TFR है वो घट गई है। कितना हो गया ये दोस्तों? ये घट के हो गया है 2.0 हो गया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 5वां वाला हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये कब से कब तक के लिए हुआ है? तो 2019 से लेकर 2021 के लिए जारी किया गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? महाविभाजन का वर्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बाद जनसंख्या जो थी वो लगातार बढ़ रही है। तो ये वर्ष था आपका 1921 वाला। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 16वां क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर SRI विधि किससे संबंधित है? प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो आपका श्री मेथड है, श्री मेथड मतलब देखो इसका मतलब हो जाएगा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो राइस का नाम आ रहा है ना, तो मतलब धान से संबंधित है। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो फली छेदक होता है दोस्तों ना, इसका संबंध मूंगफली से नहीं है, यानी कि इसका जो उत्तर है वो विकल्प ए बनेगा और ये सुमेलित नहीं है। बाकी अगर आप देखेंगे तो चना, ये फली छेदक लगता है चना में, और धान में बंका नामक रोग लगता है, मक्का में तना छेदक लगता है, ये सब सही है। मतलब मूंगफली वाला जो विकल्प था ये गलत था। मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र से घनता कितनी होगी? तो देखो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है कि समय कितना है 1 साल का, फसलें कितनी हैं 3 उगाई जा रही हैं, और इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता है आपका 300%, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो मूंगफली की प्रजाति कौशल, सरसों की प्रजाति वरदान, अलसी की प्रजाति चमत्कार, चन्ना का उदय। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, फिलहाल जो लेटेस्ट डेटा है उसके मुताबिक जो कौशल है, कौशल जो है दोस्तों ये टमाटर की प्रजाति है। ठीक है, टमाटर की प्रजाति है, मतलब ये विकल्प आपका उत्तर है ए। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। अब बात हो रही है यहाँ पर कि एंटीबायोटिक देकर किस रोग का इलाज नहीं हो सकता। तो आपको पता ही है 6 रोग का कारण क्या होता है, जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, तो एंटीबायोटिक इस पर काम करेगा। टेटनस में भी क्या होता है, बैक्टीरिया ही होता है, तो एंटीबायोटिक इसमें भी काम करेगा, हैजा में भी काम करेगा। लेकिन क्योंकि खसरा जो दोस्तों ये वायरस की वजह से होता है, तो इसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। यानी कि हमारा जो यहाँ पर आंसर बन रहा है वो विकल्प सी बन रहा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर, इसका आविष्कार किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ये सही है। बैरोमीटर तो टार्सेली, ये भी आपका सही है। डायनामो माइकल फैराडे, ये भी आपका सही है। दोस्तों कार्ल बेंज ने कौन सा आविष्कार किया था, बताइए कि कार्ल बेंज ने। तो देखो दोस्तों, कार्ल बेंज ने ऑटोमोबाइल का जनक माना जाता है। कार्ल बेंज को ऑटोमोबाइल का जनक माना जाता है। ठीक है ना। तो रेडियो का आविष्कार ये मार्कोनी ने किया था। किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। तो इसका उत्तर है विकल्प बी। विकल्प बी आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं, ऐसा तो है नहीं। स्थिर रहते हैं तो काम ही नहीं चलेगा, भू स्थिर रहते हैं। ठीक है, ये विकल्प सी सही है। आपको बता दें कि क्या होता है, भूमध्य रेखा से लगभग 35,786, कितना, 35,786 किलोमीटर जब आप ऊपर जाएंगे तो फिर वहाँ पर जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो आपकी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके साथ साथ ही चलते हैं। तो जिस देश के ऊपर वो छोड़े जाते हैं उसके सापेक्ष वो काम करते रहते हैं। तो ये होते हैं भू स्थिर, यानी कि जियो स्टेशनरी। ठीक है, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। तो देखो दोस्तों, जो चालकता की बात हो रही है, यानी कि कंडक्टिविटी जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। किसकी, जो होते हैं क्या, सेमीकंडक्टर होते हैं। तो तांबा सेमीकंडक्टर तो है नहीं, इसमें सेमीकंडक्टर कौन सा है, पहचानो। तांबा जर्मेनियम, चांदी और लोहा में सेमीकंडक्टर जर्मेनियम है। ठीक है, इसको इंडिकेट करते हैं GE से। तो ये आपका उत्तर बनेगा, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हल भी करेंगे। तो 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले सम खटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर हेक्सागन के बारे में। देखो हेक्सागन क्या होता है, अब यहाँ पर देखो सम खटभुज, यानी कि ऐसा खटभुज जिसकी 6 की 6 भुजाएं जो हैं वो समान हो। अब मैं तो बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इंडिकेट करता हूँ। मान लेना कि सभी भुजाएं इसकी समान हैं। अब क्या करेंगे, इसको आप ये एक बिंदु लीजिए और अगर आप इसको मिला देंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं ना, और सभी की भुजाएं आपस में समान हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है दोस्तों √3/4 इंटू A², A फॉर आर्म। तो यहाँ पर जो एक भुजा है ये कितनी है, A मतलब कितना हो रहा है, 2√3 हो रहा है। बस फार्मूले में रख देते हैं हम। तो पहले क्या करेंगे, अगर आप एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, √3/4 इंटू 2√3 का स्क्वायर कर देंगे। क्या बनेगा आपका, √3/4 इंटू, ये देखिए आपका क्या बन रहा है 4, और ये √3 है तो क्या बनेगा 3 बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये √3 जो था वो 3 में बदल गया। ठीक है, ये स्क्वायर आएगा 3 में हो जाएगा, मतलब 3√3 बन गया आपका। तो एक जो आपका समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 3 करणी में 3 हो गया, और 6 से हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि 6 त्रिभुजों का पता करना है। तो क्या करेंगे आप, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, ये हो जाएगा 18 करणी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल आपको मिल गया। तो विकल्प जो डी है ये आपका आंसर है। तो क्या आंसर बना, ऑप्शन डी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 2x + 2/x = 3, ठीक है ना, क्या पूछ रहे हैं कि 2x + 2/x = 3, तो x³ + 1/x³ + 2 की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए फटाफट इसको भी निकाल लेते हैं।
आसान है। देखो क्या करेंगे आप, ये जो है ना इसको ऐसे लिखिए 2x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3। 2 और 2 कॉमन है, 2 को बाहर ले लेते हैं। क्या लिखेंगे अब आप, यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा 1/x, ये x है, ठीक है, 1/x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पर मल्टीप्लाई था, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर का भी क्यूब कर दीजिए, इधर का भी क्यूब कर दीजिए। क्यूब करने के बाद क्या बनेगा आपका, देखिए a क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, फिर क्या बनेगा प्लस 3, a भी बनता है ना, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/x है। फिर क्या लिखेंगे आप, x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 3 तिया 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गया एक्सपेंशन करके। अब इसे आप क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। अब आप देखिए x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर, केवल 3 बचा, और x प्लस 1/x ये जो वैल्यू है x प्लस 1/x, तो यहाँ से देखिए आप x प्लस 1/x बराबर कितना था यहाँ पर, तो ये था 3/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 3/2 लिख सकते हैं। मतलब इसको मैं ऐसे लिखिए, देखिए x क्यूब मिल गया आपको प्लस 1/x क्यूब मिल गया, फिर ये देखिए आपको ये आपका 3 हो गया, और आगे क्या हो गया 3/2 हो गया, ठीक है, बराबर क्या हो गया 27/8 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 तिया 9/2, 9/2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27/8, और ये यहाँ पर क्या है, ये ऐड है ना, इसको क्या करेंगे अब आप, इसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर माइनस 9/2। अब दोनों का जो एलसीएम लेंगे 8 आएगा, तो 8 एकन्ना में 8 हो गया, फिर 27 ही रहेगा, और ये देखिए आपका कितना है 2 है ना, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। मतलब क्या वैल्यू आ रही है आपकी, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ रही है 27 और 36, तो 9 आ रहा है, माइनस 9/8 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस 9/8 वैल्यू क्या निकालने है आपको, तो वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या निकालना है आपको कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 2, तो हमने वैल्यू क्या निकाली है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, माइनस 9/8 निकाली है ना। और इसमें क्या करेंगे आप, 2 को ऐड कर देंगे, बहुत ही सिंपल है, इसका उत्तर क्या बनेगा 7/8 बन जाएगा, 7/8, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि द्विघाती समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो दूसरा मूल क्या होगा। अब देखो इसको कंपैरिजन कर लीजिए आप, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसके 2 मूल हों, कौन से, x1 और x2, तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला आपको पता ही होगा कि तब क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस b/a। कंपैरिजन कर लेंगे आप, b की जगह यहाँ पर क्या था, तो ये p है, a की जगह क्या है 2 है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर x1 इंटू x2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जो रूल्स मूल इसके हैं, रूट ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो क्या होता है c/a होता है, ठीक है ना। तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या है आप देखेंगे 4 है, a की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो क्या मिल रहा है आपको, x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, अब ये जो वैल्यू है x1 इंटू x2 बराबर 2, तो इसको हम कहाँ पर रखेंगे, अभी आप देखिए यहाँ पर पहले ही आपको दिया गया है कि x1 की वैल्यू दिया गया है 2 है, एक मूल कितना है 2 है, x1 2 है और x2 कितना है ये आपको पता करना है। तो आप इसी फार्मूले में रख दीजिए 2 इंटू x2 इक्वल टू 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, x2 इक्वल टू 1 दिया गया है, यानी कि सी आपका विकल्प सही है। क्लियर हो रहा ना। अब देखो ये जो लोग मैथ लगाए हुए हैं, जिनको मैथ आसान लगता है वो लोग कर पाएंगे, जो लोग मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको दिक्कत तो थोड़ी आएगी, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ। तो दोस्तों जितने भी आपके एक्सरसाइजेज हुए हैं ना, सारा वीडियो मैंने करवा दिया है, उसको जाके आप देख लेना। और फिलहाल ये जो एक्सरसाइज था विजय प्रहार, ये एक ही बार हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट होने की बिल्कुल संभावना नहीं है, लेकिन आंसर तो हमें बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर सी है, राजस्थान में हुआ था।
अगला देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता। देखो दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल जो होते हैं ये हर 4 साल पर होते हैं। 2018 में हुआ था, तो फिर 2022 में हुआ होगा और फिर 2026 में होगा। तो 2018 में महिला एकल का खिताब जीता था किसने? जीता था साइना नेहवाल ने। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब 2022 वाला कहाँ पर हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल 2022, तो दोस्तों ये हुआ था इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। ठीक है, बर्मिंघम में हुआ था और वहाँ पर भी महिला एकल का विजेता बनी थी साइना नेहवाल। तो 2018-2022 दोनों का महिला एकल जीता था साइना नेहवाल ने। 2026 वाला अभी तो होने वाला है, तो कहाँ पर होगा ये? तो देखो ये होगा स्कॉटलैंड में। ठीक है, अभी होने वाला है ग्लासगो में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। देखते हैं क्या होता है। क्लियर हो रहा है? अब ये देखो, आज का अंतिम प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान। तो 2018 वाला पूछा था तो स्थान तो 138वां था, लेकिन इसको अपडेट करना जरूरी है ना। तो हम बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के बारे में। ये डेटा भी आ चुका है। तो 2025 में जो भारत की रैंक है वो 151 है। कुल मिला के 180 देशों में भारत का स्थान कितना है? 151 है। और इसे जारी कौन करता है? तो दोस्तों इसे जारी करता है RWB, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में है। ठीक है ना। टॉप पर कौन है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में टॉप पर कौन है? तो याद रखना, नॉर्वे जो है ये टॉप पर है। इतनी बातें क्लियर हुई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको फ़ायदा होगा, ज़बरदस्त होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप ज़रूर करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जो कुछ समझिए, लेकिन प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो कोई कारण नहीं बनता दोस्तों कि आप इसे लाइक ना करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहें तो पेड ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हर लेक्चर की PDF आपको शेयर की जाती है, डिटेल PDF, ताकि आप अच्छे से अपना रिवीजन कर सकें। थैंक यू।